देखो, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मोशन क्या होता है, कैसे बताएंगे कोई चीज़ मोशन में है, और पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। और हमने एक इम्पॉर्टेंट बात की चर्चा की थी, रेफरेंस की। ठीक है, अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग अगर टाइम को रिफरेंस न भी लें तब भी पोजीशन बता सकते हैं, मोशन बता सकते हैं बॉडी का। नॉर्मल पोजीशन मतलब हम अगर अगल बगल अपने आसपास देख रहे हैं, तो अगर तुम मुझे ही देख रहे हो तो ये दीवार मूव नहीं कर रही है, तो एक तरीके से दीवार के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन बता भी सकते हो अगर तुम्हारा रेफरेंस तुमको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, यानी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर के तुम मोशन बता सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में तुम्हारा रेफरेंस टाइम के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे सब मोशन में हो। दिक्कत वहीं, उसी के लिए हम लोग टाइम लिए थे, जहां पे सब मोशन हो। जैसे स्पेस वगैरह में ले लो, तो होता क्या है कि हम वहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, या किसी भी इवेंट की पोजीशन बताने के लिए, इवेंट को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अराउंड 3 एक्सिस का एक फ्रेम बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बना देते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली फ्रेम कहलाएगा। 3 एक्सिस का कोऑर्डिनेट बना लेंगे, यही एक्चुअली फ्रेम कहलाएगा। अब इस फ्रेम के अराउंड, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अराउंड, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट, इस फ्रेम के अराउंड हम आराम से इस पोजीशन को, इस पार्टिकल की पोजीशन को, इस ऑब्जेक्ट के इवेंट पोजीशन को, या यहाँ पे चल रहे इवेंट को इस कोऑर्डिनेट के अराउंड आराम से बता सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट भी मोशन में होगा। अगर सारी ऑब्जेक्ट मोशन में होंगी तो ये पॉसिबल है कि कोऑर्डिनेट भी इसके साथ मोशन में होगा। माने कि अगर तुम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो इस फ्रेम के अराउंड, तो हो सकता है ये फ्रेम भी मूव कर रहा हो। उदाहरण के तौर पे अगर ये पॉइंट जो है वो बोर्ड पे है, ये पॉइंट किस पे है, बोर्ड, इसके लिए कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है। अब इस पॉइंट को बोर्ड पे आराम से, बोर्ड के एक्सिस से बता सकते हो कि लेफ्ट साइड से ये इतनी दूरी पे है, डाउन से ये इतनी दूरी पे है। इस पॉइंट को बोर्ड के अकॉर्डिंग बता सकते हो। ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस बोर्ड को तुम उठा करके घुमा सकते हो, यानी फ्रेम चेंज हो सकता है, फ्रेम मोशन में हो सकता है। तो फ्रेम मोशन में हो सकता है तो फिर से पार्टिकल की पोजीशन और इवेंट वगैरह, ऑब्जेक्ट का पोजीशन या किसी इवेंट को बताने में हम लोग फ्रेम का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेम भी चेंज हो रहा है तो हमें परफेक्शन नहीं मिलेगा। तो परफेक्शन लाने के लिए हम एक और कोऑर्डिनेट बनाते हैं, टाइम का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से अगर तुम समझना चाहो तो समझ लो। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। CID वाईडी सब देखते हैं, क्राइम शोज वगैरह देखते ही हैं। मान लो इस कमरे में 2 कमरे हैं अगल बगल। क्या हुआ कि हर्ष ने बंदूक लिया, तुम्हें उड़ा दिया। ठीक है, पुलिस आई, हम लोग यहाँ पे 2 लोग हैं, हम और आदर्श। पुलिस आई, पुलिस पूछी कि मर्डर कहाँ हुआ, तो हम बोले कि इसी कमरे में हुआ। आदर्श बोला कि नहीं, हम दूर बैठे थे, हमको लगा कि उस कमरे में हुआ है। हमने बोला कि हमको लगा कि इस कमरे में हुआ है। आदर्श बोला कि नहीं, हम दूर से देखें साहब, हमको इस कमरे में नहीं लग रहा था, हमको उस कमरे में लग रहा था। तो पुलिस कन्फ्यूज, क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। तो पुलिस पूछेगी कि अच्छा ये बताइए कि कितने बजे हुआ, तो हम कहें कि 9 बजे, 9:05 के आसपास जो है हर्ष जो है वो उड़ा दिया आंचल को गोली से। अब मैं बोला कि 9 बजे के आसपास हर्ष जो है उड़ा दिया तुमको। फिर पुलिस जो है आदर्श से पूछेगी, तो आदर्श बोलेगा हाँ साहब हम दूर जरूर बैठे थे,
लेकिन 9 बजे के आसपास सही में हर्ष जो है वो उड़ाया था। मतलब कि मैं तो तुम्हारे बगल में हूँ कुछ दूरी पे, लेकिन आदर्श काफ़ी दूर है, तो हमारे देखने के नज़रिए में अंतर आ गया, यानी फ्रेम तो चेंज हो गया, लेकिन टाइम अगर मेरे लिए 9 बज रहा था तो उसके लिए भी टाइम, तो अगर हम लोगों का टाइम मैच कर गया, पुलिस पकड़ लेगी वो हर्ष उड़ाया ही है, हर्ष उड़ाया, दोनों का टाइम मैच कर गया। यहीं अगर मैं बोला कि 9 बजे उसका मर्डर हुआ है, 9 बजे जो है हर्ष गोली मारा है आंचल को, लेकिन पुलिस पूछी इससे तो ये बोला कि नहीं साहब 11 बजे की, हम टाइम देख रहे थे 11 बजे हुआ है, तो केस आगे बढ़ेगा। अगर टाइम का अंतर हो गया तो केस हर्ष जो है वो गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा और रिसर्च चलेगी। क्लियर हो रहा है ये चीज़? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बदल रहा है या चेंज हो जाए इसकी मोशन, तो भी हम पोजीशन के पार्टिकल को ठीक ठीक बता पाएंगे, लेकिन तभी बता पाएंगे जब हमारा चौथा एक्सिस टाइम का हो, चौथा कोऑर्डिनेट। इसीलिए कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेक्टेंगुलर फ्रेम कह दिया जाता है। 3 से 3 ये रेक्टेंगुलर फ्रेम का छोड़ो, ये तो समझ में आ गया ना कि टाइम एक इवेंट एक मतलब एक्सिस माना जाएगा। यानी अब तुम पार्टिकल के पोजीशन को एकदम अच्छे से ठीक ठीक बता पाओगे, पार्टिकल के पोजीशन को आराम से बता पाओगे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो तो भी। अब यहाँ से तुम एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन भी बता सकते हो, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे लिए पार्टिकल के लिए रेफरेंस ये फ्रेम हो गया। अब पार्टिकल के लिए रेफरेंस क्या हो गया? याद रखना कि मैं अब अर्थ की, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो अब अगर इस फ्रेम के हिसाब से पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, फ्रेम भले चेंज कर रही है, लेकिन फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है। अगर फ्रेम के रिफरेंस में, ठीक है, पहली बात तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ओरिजिन होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। यानी कि इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल के लिए या इस ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन अब कौन बताएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, या पार्टिकल हो गया, या यहाँ पे कोई इवेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, उसको बताएगा कौन? इसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, रेफरेंस कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिए हैं, जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं, वही इसके ऑब्जेक्ट या इसके पार्टिकल को बताएंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज़? अब होगा क्या कि अगर ये कोऑर्डिनेट जो है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये कंप्लीट रेस्ट में है, भले फ्रेम मूव कर रहा हो। यानी बोर्ड पे ये पॉइंट है, बोर्ड को हम कितना भी मूव कराएं, बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है? रेस्ट में है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है। याद रखना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम के रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में। मैं बोला ना कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ो, ये समझ लो कि ये रेस्ट में है, ठीक है। बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट रेस्ट में भी है, बोर्ड के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ ये चीज़? तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये बॉडी या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट में है। वहीं अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो ये बॉडी मोशन में है। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक। और चौथा एक्सिस का क्या है? टाइम है। और दूसरी बात ये कि जैसा ऑब्जेक्ट का मोशन होगा हम उस हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बना सकते हैं, ये सुविधा है हमारे पास। मान लो ऑब्जेक्ट का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है? मोशन इन अ, तो जरूरी नहीं है कि हम तीनों एक्सिस बनाएं, हम एक ही एक्सिस से अपना काम कर सकते हैं, हम एक ही एक्सिस से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होगा। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, तो हम वही एक्सिस बना सकते हैं सिर्फ, बाकी दो एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब वो एक्सिस सिर्फ बना रहे हैं तो उसके साथ टाइम बनाना मत भूल जाना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो बॉडी एक ही एक्सिस में मूव कर रही है, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड, तो जिस एक्सिस में मूव कर रही है हम उसी एक्सिस में बना सकते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं। लेकिन चाहे एक्स बना लो, चाहे वाई बना लो, चाहे जेड बना लो, लेकिन अगर एक्स का एक्सिस बना रहे हैं तो उसके साथ टाइम होना चाहिए। यहाँ भी अगर इस पार्टिकल की अब पोजीशन बतानी है तो एक्स वाई और जेड से तो बताओगे, और चौथा कोऑर्डिनेट भी होगा किसका, टाइम का। बात समझ में आ रही है। और अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, 2 या 3 एक्सिस में मूव कर रही है, तो वो तीनों एक्सिस भी बना दो, उसके साथ टाइम भी रखो। बात समझ में आ गई, तो तुरंत नोट कर लो। उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखवाता हूँ मैं, बना लो जल्दी से ये डायग्राम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखवाऊँ मैं। तो ये हो गया, इसको लिख लो। सच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वी मेजर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और एन इवेंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड इफ वी एक्सप्रेस द 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट को हम लोग फंक्शन ऑफ टाइम मान करके आराम से किसी भी पोजीशन की इवेंट और वो सब निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, जिसको 9th में पढ़ाया गया था। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इसके बाद सीधे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जो पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ और डिस्टेंस भी बताता हूँ, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा सी। अब सी तक पहुँचने के लिए एक रास्ता तो ये मिल गया, ए से बी पे जाओ, बी से सी को जाओ। ये मान लो है एक्चुअल पाथ। ये क्या है, ये एक्स का एक्चुअल पाथ है, यानी ये एक्चुअल पाथ है, ए से बी, बी से सी जाना, ये एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ किसके बीच का, ए से सी तक के पहुंचने का ये एक्चुअल पाथ है। और ये जो है ए से सी अगर हमको पहुंचना है तो एक ये ए से बी और बी से सी गए, और एक रास्ता है कि ए से सी ऐसे पहुंच जाए। लेकिन ये एक्चुअल पाथ है क्या, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये क्या है, ये किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है ना। अब शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, और ये एक्चुअल पाथ को क्या बोल देंगे हम लोग, डिस्टेंस। ये क्या है, तो एक्चुअल पाथ जो हो गया वो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमको डायरेक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है, डायरेक्शन जानना जरूरी है। डायरेक्शन पता नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ होता नहीं है कि किसी दूरी, कोई कहीं से कहीं के लिए जा रहे हो, तुम कहीं से कहीं के लिए जा रहे हो, तो कई लोग कहते हैं ना कि भैया ये बहुत लंबा रास्ता है, हम जानते हैं शॉर्टकट मारा जाए। यानी वो जानता है डायरेक्शन तब शॉर्टकट मार रहा है। अगर तुम डायरेक्शन कभी जानोगे नहीं तो शॉर्टेस्ट पाथ कभी नहीं लोगे। समझ में आ रही बात। तो यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन होना जरूरी है, डायरेक्शन का मालूम होना जरूरी है। लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल पाथ के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी, मालूम होना जरूरी नहीं है। डायरेक्शन अगर ना भी पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता नहीं है कि कहीं जाना होता है तो लोग कहते हैं भैया रोड पकड़ के सीधे निकल जाए, कोई डायरेक्शन नहीं, बस रोड पकड़ो और सीधे निकल जाओ, तो वहाँ वो एक्चुअल पाथ है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो एक्चुअल पाथ है, ये आपको मंजिल तक पहुँचा देगा ही। लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई। तो जिसकी डायरेक्शन हो, जिसमें जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन हो, ध्यान से सुनना, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन हो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर हो जाएगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट मत लिख देना,
कि शॉर्टेस्ट का उल्टा लॉन्गेस्ट, एक्चुअल पाथ बिटवीन, हाँ, या बिटवीन एनी टू पॉइंट। ठीक है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन होते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या है? अच्छा, मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? क्या मतलब समझते हो मैग्नीट्यूड से? बाजार गए और 5 किलो चीनी ले आए। कितना चीनी ले आए? हाँ, तो चीनी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 किलो। यानी अगर तुम बाइक से जा रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारी वेलोसिटी है, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया बाइक का, 40 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया कि 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स, तो 40 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट हो गई डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं कहीं भी, पता नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड और उसमें समझ में आ गई बात। ये सब क्लियर हो गया, नोट कर लो, फिर आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास, ऐसा बोला जाता है ना।